आज हम एंजियोस्पर्म्स यानी पुष्पी पादपों के प्रजनन की उस माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री को डिकोड करेंगे जिसके बिना हमारी धरती पर जीवन का यह हरा भरा स्वरूप संभव ही नहीं है। इस सफर में मैक्रोस्कोपिक यानी आंखों से आसानी से दिखने वाले फूल के हिस्सों से शुरुआत होगी और फिर धीरे धीरे गहराई में जाकर पुंकेसर की संरचना, एंथर की कार्यप्रणाली, माइक्रोस्पोरेंजियम की परतों और परागकणों के निर्माण से होते हुए अंत में उस सूक्ष्म और कभी नष्ट न होने वाले परागकण की अमेजिंग बनावट को समझा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक स्टैमिन स्ट्रक्चर की, जो कि फूल का मुख्य नर प्रजनन अंग है। स्टेमेन या पुंकेसर असल में इस पूरी प्रजनन प्रणाली की नींव है। इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। नीचे एक लंबा और पतला सा डंठल होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं, और ठीक इसके टॉप पर एक द्विपालित यानी दो लोब्स वाली संरचना होती है जिसे एंथर या परागकोश कहा जाता है। यही वो असली जगह है जहां सारा जादू होता है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि ये फिलामेंट्स और स्टेमिन कोई फैक्ट्री में बने एक जैसे सांचे नहीं हैं। अगर अलग अलग प्रजाति के फूलों को करीब से देखा जाए तो पता चलता है कि इनकी संख्या और लंबाई हर पादप प्रजाति में बहुत अलग अलग होती है। प्रकृति की ये विविधता वाकई हैरान करने वाली है। अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और इस फिलामेंट के टॉप पर मौजूद उस एंथर के अंदर चलते हैं, जिसे एक तरह से पॉलन फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। इस एंथर की वास्तुकला किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। ये बाय लोब्ड है, यानी इसमें दो अलग अलग लोब होते हैं। साथ ही ये डायथीकस भी है, क्योंकि हर लोब के अंदर दो चेम्बर्स या थीका होते हैं जो एक लंबी खांच से बटे होते हैं। कुल मिलाकर ये एक 4 साइडेड या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, और इसके चारों कोनों पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बैठे होते हैं जो आगे चल के पोलन सैक यानी परागपुट में बदल जाते हैं। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम की उन 4 परतों पर नजर डालते हैं जो असल में एक अभेद्य सुरक्षात्मक भित्तियों का काम करती हैं। बाहर से अंदर की तरफ जाने पर इसमें 4 बहुत ही स्पष्ट बायोलॉजिकल लेयर्स मिलती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके ठीक नीचे एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर्स और एकदम कोर में सबसे अंदर होती है टैपेटम। इन परतों के बीच का जो काम का बंटवारा है वो बड़ा ही दिलचस्प है। बाहर की जो 3 परतें हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स, वो एक तरह से बॉडीगार्ड्स हैं। उनका काम सुरक्षा करना और एंथर को फटने में मदद करना है ताकि परागकण बाहर आ सकें। लेकिन वो जो सबसे अंदर वाली परत है, टैपेटम, वो एक न्यूट्रिशनल हब है। इसके अंदर गाढ़ा साइटोप्लाज्म और अक्सर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं जो अंदर पल रहे परागकणों को लगातार पोषण देते रहते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, यानी उस सेल्यूलर डिवीजन की जिससे ये परागकण असल में आकार लेते हैं। इस पोषित और सुरक्षित कोर के बिल्कुल सेंटर में होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। इसकी हर एक सेल एक पोलन मदर सेल या पीएमसी का काम कर सकती है। इस सेल में होता है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, और इसी एकदम सटीक बंटवारे से 4 कोशिकाओं का एक गुच्छा तैयार होता है जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जैसे जैसे एंथर बड़ा होता है और अंदर की नमी कम होने लगती है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है, तो ये टेट्राड की चारों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, और बस यहीं से ये अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाकर अलग अलग परागकणों के रूप में विकसित हो जाती हैं। और अंत में उस अविनाशी परागकण यानी मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर को करीब से समझा जाए। प्रकृति की इस बेहतरीन इंजीनियरिंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये गोलाकार परागकण व्यास में सिर्फ 25 से 50 माइक्रोमीटर के होते हैं। इतने सूक्ष्म होने के बावजूद इनकी बनावट सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। एक परागकण मुख्य रूप से 2 लेयर्स से कवर होता है। इसकी जो बाहरी परत है, जिसे एक्साइन कहते हैं, वो अविश्वसनीय रूप से कठोर होती है। वहीं जो अंदर की परत है, यानी इनटाइम, वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी एक बहुत ही पतली और लगातार चलने वाली स्मूथ लेयर होती है। उस बाहरी परत यानी एक्साइन की मजबूती का राज है स्पोरोपोलिन। ये एक ऐसा जैविक चमत्कार है जो इसे धरती की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी बचाए रखता है। स्पोरोपोलिन अब तक ज्ञात सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से एक है। ये भयंकर गर्मी से लेकर बहुत तेज एसिड और बेस तक को बिना किसी नुकसान के झेल सकता है।
पर यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट है। ये मजबूत बाहरी कवच पूरी तरह से सीलबंद नहीं होता। इसमें कुछ खास जगहें होती हैं जिन्हें जर्म पोर्स या जनन छिद्र कहते हैं। इन जगहों पर वो कठोर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, और ऐसा इसलिए होता है ताकि भविष्य में पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब यहीं से बाहर निकल सके। ये एक तरह से उनके बाहर निकलने का एस्केप हैच है। और अगर इस परागकण के अंदर देखा जाए तो दो खास तरह की कोशिकाएं दिखती हैं जिनके बीच काम का बहुत ही स्पष्ट बंटवारा है। पहली है वेजिटेटिव सेल, जो काफी बड़ी होती है। इसमें भरपूर खाना स्टोर रहता है और इसका न्यूक्लियस भी बड़ा और इर्रेगुलर होता है। और दूसरी है जेनरेटिव सेल, जो काफी छोटी, स्पिंडल यानी तर्कू के आकार की होती है और मजे से उस बड़ी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। यहाँ एक बड़ा ही अहम डेटा पॉइंट सामने आता है। लगभग 60% से भी ज्यादा एंजियोस्पर्म्स अपने पराग कणों को ठीक इसी 2 कोशिकीय स्टेज में हवा या कीड़ों के भरोसे छोड़ देते हैं। बचे हुए 40% में वो छोटी जनरेटिव सेल रिलीज होने से पहले ही एक बार और डिवाइड होकर 3 कोशिकीय स्टेज बना लेती है। स्पोरोपोलिनिन की इस कभी न खत्म होने वाली मजबूती के कारण एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर माइक्रोस्कोपिक परागकणों की ये कोटिंग सच में लगभग अविनाशी है, तो हमारी पृथ्वी के प्राचीन पौधों के जीवन के ऐसे कौन से रहस्य हैं जो सदियों से हमारे ही पैरों के नीचे जीवाश्मों में एकदम सुरक्षित रखे हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? इसी दिलचस्प सोच के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम दिया जाता है।